आपने अपने क्षेत्र में ऐसे क्या कार्य करे हैं कि दोरहाट की जनता आपको अपना विधायक चुने? द्वाराहाट में मेरा जीवन राजनीतिक में सन 1994-95 से शुरू हुआ। मैंने इस क्षेत्र के लिए, इस राज्य के लिए आंदोलन लड़ा। मैं इस राज्य को बनाने के लिए 2 बार जेल गया। मैं इस समय इस उत्तराखंड राज्य का चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हूँ। जी। उसके बाद मैंने अपने धीरे-धीरे अपनी राजनीति शुरू की। मैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और मेरी धर्मपत्नी इस विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख के रूप में उन्होंने काम किया। जब मैं छात्र संघ में था, तो उस समय हमने अपने कॉलेज के लिए, कॉलेज के भवन के लिए, कॉलेज के विषयों के लेकर के, बीएससी को लेकर के हमने कई जन आंदोलन किए। और उस समय की स्थिति ये रही कि द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन न मिल पाने के कारण ये कॉलेज कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो रहा था। उस समय मेरे परिवार के, गांव के कुछ परिवार के लोगों ने मिल कर के जो मेरी अपनी स्वयं की जो मेरे परिवार की जो ज़मीन थी, 46 नाली ज़मीन मैंने राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट को उस समय बिना शुल्क के, बिना किसी कीमत के मेरे परिवार के लोगों ने दान की। ये पहला योगदान मेरे परिवार का, मेरे गांव वालों के लोगों का है। इस कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी थी। मायावती जी के समय में इस कॉलेज के भवन को बनाने के लिए 3.5 करोड़ से भी ऊपर का पैसा हमने स्वीकृत कराया। जितना अच्छा जो आज तुम भवन इधर महाविद्यालय का देख रहे हो, वो उसी समय का है। यानी कि हमने छात्र संघ में रह के काम किया। इधर क्षेत्र में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में जो जितने काम हो सकते थे वो सब काम करने का प्रयास किया। और अभी इसलिए कह सकता हूँ कि मैं लगातार निरंतर, चाहे कोरोना का समय रहा हो, किसी लोगों के सुख में दुख में मेरा जाने का प्रयास रहा है। मैं कोई ऐसे पद पर तो नहीं रह पाया कि जिससे मैं जनता की बहुत बड़ी सेवा कर सकूं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति होने के नाते जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितनी मेरी शक्ति थी, उसको मैंने अपनी ओर से पूरा जितना मैं कर सकता था, मैंने जनता के बीच में जाने का प्रयास किया। उनकी सेवा मुझसे जितनी हो सकती उसका प्रयास किया। अगर मुझे जनता मौका देती है विधानसभा में जाने का, मेरा हर समय, मेरा हर क्षण, मेरा हर जो है वो जनता के लिए समर्पित रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि दोरहाट की जनता कह रही है, हमको नेता नहीं बेटा चाहिए, इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल बेटा चाहिए, नेता नहीं। मैं आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि द्वाराहाट एक ऐसा क्षेत्र है जो बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है। यहाँ के हम उत्तराखंड के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, बुद्धिजीवियों के क्षेत्र में ले लीजिए, ये हमारा पूरा द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ जो लोग राजनीति करने आते हैं, वो यहाँ केवल राजनीति करने आते हैं, वो इस ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। चाहे पिछले कुछ विधायक रहे हों, किसी ने दिल्ली के अंदर राजनीति की होगी, वो यहाँ आकर के केवल राजनीति करने के लिए, द्वाराहाट के अंदर से एमएलए बनने के लिए केवल द्वाराहाट में आते हैं। कुछ लोग और कहीं बाहर महानगरों में रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, लेकिन द्वाराहाट में केवल राजनीति करने आते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो मूलतः तो हमारे ही विधानसभा के हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी कर्मस्थली वो द्वाराहाट विधानसभा से बाहर की है। इसलिए मेरा जन्म द्वाराहाट में हुआ है। मेरा सारा काम, मेरा पूरा कार्य क्षेत्र, मेरा सारा कारोबार, मेरे भाई लोगों का काम धाम, मेरे बच्चे यहीं स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा सब कुछ द्वाराहाट के अंदर है। इसलिए मैं अपने बच्चों को शिफ्ट करके किसी महानगरों में नहीं ले जाना चाहता हूँ। महानगरों की सुविधाएं अपने द्वाराहाट के अंदर लाना चाहता हूँ, जिससे कि वो सुख सुविधाएं जो शहरों के अंदर हैं वो मेरे बच्चों को भी मिलें, मुझको भी मिलें, लेकिन और साथ के साथ मेरे क्षेत्र की जो आम जनता है उनको भी ये मिल सके। मैं वो महानगरों की तमाम सारी सुविधाएं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लाना चाहता हूँ। इस मंशा को लेकर के मैं राजनीति में हूँ। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जो कि दोरहाट नहीं पूरे उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, उसको आप कैसे दूर करेंगे और कैसे आप रोजगार पैदा करेंगे दोरहाट? रोजगार की बहुत उपलब्ध नहीं हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के लिए है। लोग बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर हम चाहें, हम अपने ही विधानसभा के अंदर हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। मैं आपको एक छोटे उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। हमारे द्वाराहाट के अंदर
365 मंदिर हैं, ऐसे ही जलाशय हैं जो कत्यूरी राजवंश और उससे भी पांडवकालीन समय के हैं। हमारे यहाँ योगदा सत्संग सोसाइटी जिससे जुड़ी हुई है, महाअवतार बाबा की गुफा है। हमारे यहाँ पांडुखोली जैसे रमणीक स्थान हैं। हमारे पास दुनागिरी जैसे शक्तिपीठ हैं। हमारे पास तड़ाकताल जैसा और बिनसर जैसा हमारे पास वहाँ का पर्यटक स्थल है। हमारे पास चकुटिया के अंदर लखनपुर जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी, लखनपुर का किला है। हमारे पास रमणीय जो है ऐसे गेवाड़ घाटी है, जिसको हम एक टूरिज़्म के रूप में, टूरिज़्म के नक्शे में उसको ला कर के, मेरी तो एक मंशा है कि अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है, जो हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से लेकर के, मैं चाहता हूँ कि वो चारधाम यात्रा कुमाऊँ से हल्द्वानी की चित्रशिला घाट से स्नान करने के बाद जो जिया रानी का पवित्र स्थान है, वहाँ से वो यात्रा शुरू हो और द्वाराहाट के अंदर के जितने मंदिर हैं, जो जितने हैं, उन मंदिरों के दर्शन करके, उनमें हम प्राण प्रतिष्ठा करके, उन जो खंडहर के रूप में आज मंदिर हैं उनमें मूर्ति स्थापित हो और लोग उसके दर्शन करें। उसके बाद माँ दुनागिरी के दर्शन करें, पांडुखोली जाएं और वहीं पर जो है अच्छे कहीं रिजॉर्ट बनाए जाएं, वहीं घुड़सवारी हो। जो व्यक्ति एक बार पांडुखोली जैसे जंगल के अंदर घुसे तो 5-7 दिन के बाद वो ताल नीचे तड़ाकताल की ओर उतरे, वहीं हट बनाए जाएं, वहीं पर झरने हैं, वहीं पर हॉर्स राइडिंग हो, कोई गाइड का काम करेगा, कोई नाव चलाएगा। तो कई प्रकार की, जैसे कि अभी हमारी वहाँ झील बनाने की जो तैयारी चल रही है तड़ाकताल के अंदर, ये इस तरीके के प्रोजेक्ट हमको शुरू करने पड़ेंगे। फिर लखनपुर में जाएं, वहाँ के इतिहास के बारे में बताएं और इस तरीके से कम 5-7 दिन का टूर इस द्वाराहाट विधानसभा के अंदर टूरिस्ट रुक के कर सकते हैं। अगर हम ये करने में सफल हुए तो मुझे लगता है कि हज़ारों हज़ार लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। कोई भुट्टे बेचेगा, कोई चाय की दुकान चलाएगा, तो ये कई ऐसे अवसर हम पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, जबकि हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान इस ओर को आकृष्ट नहीं है। जैसे कि द्वाराहाट में स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ना के बराबर है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे और कैसे सुधार करेंगे? इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था, अस्पतालों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ डॉक्टरों की कमी है, हमारे यहाँ टेक्नीशियनों की कमी है। अब मैं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड, जो कि प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए भी लोगों को नैनीताल रानीखेत या हल्द्वानी ऐसे जैसे महानगरों में जाकर के वो व्यवस्थाएं जाना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर जनता मुझे अवसर देती है, अगर मुझे मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हमको अपने एक विधानसभा के अंदर कम से कम एक अस्पताल ऐसा हो जाए कि जहाँ पर व्यक्ति आने के बाद उसकी जान बचाने की पूरी गारंटी हो, वो तमाम सारे स्पेशलिस्ट वहाँ उपस्थित हों, रहें। अब आप कहेंगे कि साहब जब टेक्नीशियन है ही नहीं तो तुम लाओगे कहाँ से? आज तक लोग नहीं ला पाए। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 डॉक्टर द्वाराहाट में हैं उपस्थित, लेकिन जबकि वो 3 डॉक्टरों से भी वो काम चल सकता है। दिन भर की ओपीडी केवल 90, 100, 120 से अधिक नहीं है। वो केवल 3 डॉक्टर भी देख सकते हैं, 12 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्पेशलिस्टों की आवश्यकता है। इसलिए स्पेशलिस्ट को पैदा करने के लिए इन्हीं डॉक्टरों में से जो यहाँ सेवा देना चाहते हैं, उनको 1-1 साल की, 2-2 साल की ट्रेनिंग दे करके, किसी को गायना की, किसी को जो है अन्य हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, उनको ट्रेनिंग में भेज करके 1 साल की, 6 महीने की छोटी छोटी ट्रेनिंग दे करके उनको प्रशिक्षित करके इन्हीं अस्पतालों में हम उनकी नियुक्ति अगर दोबारा कर दें, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमको स्पेशलिस्ट भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करनी पड़ेंगी कि जिससे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो सके। इस पर हम काम करेंगे। मेरी प्राथमिकता द्वाराहाट की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना मेरी प्राथमिकता में रहेगा और मैं 90 दिन के अंदर, मैं वादा के साथ करना चाहता हूं कि विधायक बनने के 90 दिन के अंदर मैं द्वाराहाट के अस्पताल की सूरत बदल दूंगा। यहाँ तमाम सारी जो सुविधाएं अस्पताल के अंदर होनी चाहिए वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे कि आपने बीजेपी पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिला, इस पर आप क्या बोलेंगे? इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का 17-18 वर्ष से कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। उसके बावजूद भी लगातार काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है, दुख है कि आखिर मैं इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई या जिस कारण से मुझे हाईकमान ने टिकट नहीं दिया।
मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल चरण वंदना करने वाले लोगों की, अपने अपने चहेते, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने दोस्त के दोस्ती के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। एक जो क्षेत्र का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको तजब्बो न दे करके अपने चहेतों को तवज्जो दी है, जिससे ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का काम करके अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली है। ये बहुत अफसोसजनक बात है। मैं इससे काफ़ी दुखी हूँ, व्यथित हूँ। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग के अंदर बसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने माँ के समान मानता हूँ। और मेरी एक इच्छा थी कि जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर होता है तो उसमें जो राजनेता होते हैं उनके ऊपर तिरंगा चढ़ाया जाता है। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरे मन की एक मंशा थी कि मेरे ऊपर तिरंगा चढ़ाया जाए न चढ़ाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे ऊपर ज़रूर हो, ऐसी मेरी मंशा थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे वो मेरा हक भी छीन लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने पर मैं काफ़ी दुखी हूँ, व्यथित हूँ। जिसको मैंने अपना सब कुछ इतना कीमती समय दिया, मैंने अपनी युवा अवस्था का वो सारा समय दिया, आज उसको छोड़ते वक्त, आज उसके से विपरीत जा कर के मुझे चुनाव लड़ने में काफ़ी असहज महसूस हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मजबूरी से जो है मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जीतने के बाद आप दोरहाट में क्या क्या कार्य करेंगे जिससे दोरहाट विकसित होगा, इस पर आप क्या बोलेंगे? दोरहाट के लिए हमारी बहुत सारी योजनाएं। सबसे पहले यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी है। गांव में अभी भी पेयजल का बहुत बड़ा संकट है, जबकि घर घर जल घर घर नल की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चल रही है। उसमें अभी हमको बहुत अच्छा अभी आगे काम करने की आवश्यकता है। नल तो बिछ गई हैं, लेकिन उसमें जल नहीं है। उसमें जल को कैसे हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो रोज़गार की आपने बात की, मैं चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोज़गार करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारी उससे आगे की प्राथमिकता ये रहेगी कि जो रामनगर से लेकर के चकुटिया में रेल लाइन बिछानी है, मैं कोशिश करूँगा, भले ये केंद्र सरकार की योजना है, मेरा बिल्कुल ये प्रयास रहेगा, मेरा ये संकल्प रहेगा कि मैं उत्तराखंड की विधानसभा से लगातार प्रयास करते हुए ये कोशिश करूँगा कि जो है अपने रामनगर से जो है चकुटिया तक जो है रेल लाइन हमारे रामगंगा के किनारे किनारे, जिसकी सर्वे का काम भी विगत समय में हुआ था, वो पूर्ण हो सके। अगर मैं ट्रेन अपने क्षेत्र में अगर ला सका, जिससे मुझे विश्वास है कि मैं लाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों के रोज़गार के द्वार खुल जाएंगे। यहाँ उद्योग लगाने के लिए लोगों को अवसर मिल जाएगा, क्योंकि पहाड़ के अंदर उद्योग इसलिए नहीं लग सकते हैं क्योंकि कच्चा माल लाने और बने हुए माल को बेचने के लिए जो है आवागमन की सुविधाएं नहीं हैं। अगर ट्रेन आएगी तो हमारा कच्चा माल सस्ते में हमको उपलब्ध हो सकता है और बना हुआ माल हम उसको बाहर मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें विकास इस दोरहाट के स्वर्णिम विकास का समय आने वाला है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया, इन योजनाओं को ला करके मैं दोरहाट विधानसभा के अंदर ये तमाम सारे काम करूँगा। और भी बहुत सारे छोटे बड़े काम कई हैं, कहीं डिग्री कॉलेज खोलना है, कहीं ITI खोलना है, कहीं प्रशिक्षण इस तरीके के केंद्र खोलने हैं। हमारी जो संस्कृति, जो हमारी कला, हमारे पुराने जो आर्ट था, जो लकड़ी पर होता था, दरवाजे चौखट बनते थे, उस पर भी जो विलुप्त हो रही जो हमारी संस्कृति है उसको भी हमने संजोना है। उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने हैं, क्योंकि वो कला एक दिन समाप्त हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी उस पर फिर कभी काम नहीं कर पाएगी। ये तमाम सारे विषय हैं, इनको हम सब लोगों को करना